Assalamu alaikum students. Today our topic is simple microscope. Simple microscope chapter number 10 का as a long question very important है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या. कि स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप को आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका काम ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाता है. सो इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास. अब हम देखते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है और फिर इसको सिंपल माइक्रोस्कोप ही क्यों कहते हैं. तो हम पहले देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है. देखिए, माइक्रो नाम से जाहिर है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप कहलाता है. अब नेक्स्ट बात यह है कि भाई इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप ही क्यों कहते हैं. सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होता है. ठीक है, सो इट इज अ माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ ओनली वन कन्वेक्स लेंस. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगा. ये देखें, जैसे डॉक्टर्स के पास भी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होते हैं और इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस होता है, इसीलिए आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हो और आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगली हेडिंग जो आप लोगों ने देनी है माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद, वो ये है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं. ये आप लोगों का है एक कन्वेक्स लेंस, ये उसका सेंटर है जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और इसके सेंटर से यहाँ राइट साइड पर ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस. बिल्कुल इसी तरह से इसके सेंटर से जो लेफ्ट साइड पर उतनी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है ये भी आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा. और ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है, पास हो रही है, तो इस लाइन को आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो लेंस के थ्रू, इसको आपने कहाँ रखना है, इसको आपने इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस रखना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस राइट साइड पर रखती तो मैं इधर रखती, इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस. अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से फॉर एग्जांपल ये जो रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या करेगी, ये लेंस में से पास होकर इस प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, और ये वाली जो रे है ये क्या करेगी, ये लेंस के सेंटर में से पास आउट होगी. और आप देखें कि ये रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, और ये किसी भी पॉइंट पर जाके नहीं मिलेंगी. तो हमें कैसे पता चलेगा इमेज कहाँ पर और कैसा बनेगा. इसको समझने के लिए हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ये जो लाइंस हैं इनको बैकवर्ड जो है वो एक्सटेंड करते हैं. जब इन दोनों लाइंस को आपने एक्सटेंड किया तो आपने देखा कि वो इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं. तो इसी पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, इमेज जो है वो आपको नजर आएगा. ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअल में इस पॉइंट से नहीं आ रही, लेकिन हमने इसको इमेजिन किया है कि ये जो रेज हैं वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी. तो दरअसल ये इमेज रियल में नहीं बन रहा, ये इमेज जो है वो आपका ब्रेन दिखा रहा है इसको. ठीक है, रियल में ये इमेज नहीं बनेगा बल्कि आपका ब्रेन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कोई इमेज बन रहा है. सो इसीलिए आप इसको इमेजिनरी बोलेंगे, इस इमेज बनने वाले इमेज को. तो आपने देखा कि ये इमेज आपको कब मिला, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस. तो आप क्या कहेंगे कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस. ऑब्जेक्ट आपका उस कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर होना चाहिए. अब हमने पढ़ा कि भाई इमेज आपका ये बन रहा है. अब ये जो इमेज है इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह का इमेज आपको नजर आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप से, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम इस वाली फिगर से. इसको देखें, ये आपका था ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से आपको ये इमेज मिल रही है. आपने देखा कि जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह की सेम आपको इमेज मिल रहा है, मगर थोड़ा
एनलार्ज होके मिल रहा है, मैग्नीफाई होके मिल रहा है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा है, इरेक्ट है, तो आपका इमेज भी देखें क्या है, इरेक्ट, सीधा। इस तरह के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये इमेजिनरी इमेज है। इमेजिनरी इमेज हमेशा इरेक्ट ही होता है, सीधा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज आपको इस तरह का मिल रहा हो, उलट मिल रहा हो, तो इस तरह के इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। हमेशा याद रखिएगा, जो रियल इमेज होता है वो उलट ही होता है, यानी उल्टा होता है। वो आपका ब्रेन होता है जो उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो हमारे माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से बनने वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, और एनलार्ज्ड भी है, मैग्नीफाइड भी है। तो 3 तरह की कंडीशंस हो गई कि नेचर जो है वो इमेज की किस तरह की हो गई। एक तो ये कि इमेज एनलार्ज्ड होगा, दूसरा ये कि सीधा होगा, और यही इमेज, इस तरह की इमेज को आप बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये इमेज आपका इमेजिनरी है, ब्रेन आपको इस तरह का दिखा रहा है, वरना एक्चुअल में इमेज वहाँ पे नहीं बन रहा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि जैसे आपने पढ़ा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल इसी तरह से पोजीशन ऑफ इमेज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने इमेज को क्लियर देखना है तो वो कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वाजे देखना चाहते हैं तो वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई। तो सेम इसी तरह से आपका जो इमेज है वो भी कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, नियर डिस्टेंस पर। और नियर डिस्टेंस को याद रखिएगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखनी है, जब हम मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। तो d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और d इज द नियर पॉइंट। और यहाँ हमने इमेज को रखना है एट द डिस्टेंस ऑफ d, ताकि हमारा इमेज हमें क्लियर नजर आए। अब नेक्स्ट आपने इसकी स्टार्ट करनी है मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने स्टार्ट करनी है विद द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। लास्ट लेक्चर में मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पता है आपको कि बीटा क्या होता है और अल्फा। थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, और हम डिटेल में बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अल्फा की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बीटा देख लेते हैं कि बीटा क्या है। बीटा जो है वो एंगल होता है जो कि इमेज बनाती है आंख के साथ। और अल्फा क्या होता है, अल्फा वो एंगल होता है जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है आंख के ऊपर। यानी इमेज आंख के ऊपर जो एंगल बना रही है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर एंगल बना रहा है वो अल्फा है। और इमेज जो एंगल बनाता है वो बाय लेंस बनाता है, यानी कि लेंस के जरिए से बनाता है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो आपकी आंख है वो क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, और वो आपको वाजिया किस डिस्टेंस पर नजर आ रहा है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। और अगर मैं इसको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से नज़दीक ले आऊँगी तो देखें किस तरह से इमेज फजी और ब्लर हो गया है। तो हम पहले करते हैं सारी कैलकुलेशन टू फाइंड अल्फा। पहला हमारा है कि हम पहले अल्फा फाइंड आउट करें। तो अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए आपने देखना है कि ये जैसे नॉर्मली ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की आंख देख रही है, तो ये फिगर आपने बनानी है, ये वाली फिगर आप लोगों ने बनानी है। तो इसमें आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर की आंख है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आंख पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, अल्फा है। और ऑब्जेक्ट जो है वो डी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, और इस ट्राइंगल में हमने देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एंगल के सामने वाला हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो गया ये ऑब्जेक्ट O, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये देखें ये आपका क्या होगा, बेस। यहाँ पर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो यूज करना है वो यूज करना है tan। हम यहाँ पर tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो tan है उसमें आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, और हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो है अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों होना ज़रूरी थे। तो हमारे पास tan ही ऐसा फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी। तो अब यहाँ पर हम देखें वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर आपने पुट कर दिया O, और बेस की जगह पर आपने पुट कर देना है ये D। जब आपने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की तो आपके पास tan अल्फा हो गया O/D के। कंडीशंस पुट करते हैं कि हम कहते हैं कि हम एंगल अपना अल्फा
ना स्मॉल ले लेते हैं कि वो tan अल्फा अप्रोचेस टू अल्फा हो जाए। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल हमारा कौन कौन सा होता है? 0, 30, 60, 90, 120, 270, 360। तो सबसे स्मॉल एंगल हमारा होता है 0। तो हम देखते हैं कि जब हम tan 0 लेते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू आपने पुट की थी tan अल्फा वही आ गया, उसी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो tan अल्फा है, यानी हम कह सकते हैं वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा है, यानी अगर अल्फा 0 था और आपने tan 0 लिया तो वो भी 0 के इक्वल ही आ गया। तो स्मॉल एंगल पर tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ tan अल्फा की जगह पर आपने पुट कर देना है अल्फा, और ये हो गया आपका ओवर डी। तो ये फॉर्मूला आपने संभाल के रखना है, अल्फा की ये वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमने फाइंड आउट करना है बीटा। बीटा आपको पता है कि वो एंगल होता है जो इमेज बनाता है आंख पर। तो इसके लिए आपने इस फिगर को देखना है। यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट जब आपने उसको 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा करीब डिस्टेंस पर लेकर आए थे तो वो आपको ब्लर नज़र आ रहा था। तो आपने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस रखना है। कन्वेक्स लेंस से ये वाली जो रे है वो पास होकर इस प्रिंसिपल फोकस में उससे गुजर रही है, और ये वाली रे क्या कर रही है? सेंटर में से पास आउट हो रही है। तो आपने देखा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज हैं वो आपको इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। जब ऑब्जर्वर की आंख देख रही होगी इस लेंस में से तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगा, उसको सिर्फ इमेज नजर आएगा। तो इमेज जो है वो आपको क्लियर नजर आने के लिए जरूरी है कि वो एट अ डिस्टेंस ऑफ डी हो, और डी क्या होता है आपका नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करवाएंगे कि आपका जो इमेज है वो आपको क्लियर नजर आए, और वो आपको नजर आ सकता है एट अ डिस्टेंस डी, एंड डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपने ये वाली नहीं बनानी डायग्राम, बल्कि ये बनानी है। तो इसको देखें, ये ऑब्जर्वर की आई है और ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस से जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ने देखा तो उसको ये इमेज नजर आया जो कि इतना एनलार्ज्ड है, और इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर की आई पर वो है एंगल बीटा, क्योंकि इमेज भी एट अ डिस्टेंस डी के ऊपर है। अब आपने कैलकुलेशंस करनी है फॉर बीटा के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो tan है आपके पास, जैसे वहाँ हमने tan अल्फा लिया था, यहाँ आपने tan बीटा लिया है। तो आपको पता है कि tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप इस फिगर में से क्लियरली देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया आई, और बेस आपकी हो गया जी, बेस है जी डी। तो आपने परपेंडिकुलर की जगह आई पुट किया और बेस की जगह पर आपने पुट करना है डी। नेक्स्ट आपको वही कि फॉर स्मॉल एंगल आपने लेना है बीटा। तो बीटा आपने स्मॉल लिया तो tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा। तो इस tan बीटा की जगह पर आप बीटा पुट कर दोगे, और ये एज इट इज आई ओवर डी। इसको भी आपने याद रखना है। हमने इसको अब पुट करना है मैग्नीफाइंग वाले फॉर्मूले के अंदर। ये वाला फॉर्मूला ज़रा देखें, हम इसको रिकॉल करते हैं कि m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। तो इसको आपने पुट कर देना है इसके अंदर। ये हो गया आपका बीटा और ये होगा आपका अल्फा। तो यहाँ पर आपने बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी आई ओवर डी, बीटा की जगह आई ओवर डी पुट कर दिया, और अल्फा की वैल्यू आपके पास आई थी ओ ओवर डी। तो यहाँ आपने अल्फा की जगह ओ ओवर डी पुट कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वैल्यूज जो हैं वो आपकी रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि ये डी आपका ऊपर चला जाएगा और ये ओ नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर देखें डी डी से क्या हो रहा है? कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू बची आई ओवर ओ, यानी मैग्नीफाइंग पावर आपके पास हो जाएगी आई ओवर ओ की इक्वल। तो आपने एक फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था वो आपने पढ़ा है m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ये आपका जनरल फॉर्मूला था, और जब आपने इसमें वैल्यूज पुट की और इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है m इज इक्वल टू आई ओवर ओ।
नेक्स्ट अगर हम इन फिगर्स को देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज देखें स्टूडेंट्स, तो वो था आपके पास 2 सेंटीमीटर और इमेज का साइज जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। यानी कि 6 को अगर आप डिवाइड करें 2 पे तो 3 गुना ज़्यादा इमेज आपको नज़र आएगा। सेम इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हैं लेंस के सेंटर से, वो है 4 सेंटीमीटर और इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस के सेंटर से वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी अगर आप 12 को डिवाइड करें 4 से तब भी आपको वही रिजल्ट मिल रहा है कि आपका इमेज 3 गुना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे P से और इमेज का डिस्टेंस लेंस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q से। तो चाहे आप साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लो या डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लो, एक है। इस फॉर्मूले को आप देखें कि आपने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप यूँ भी कह सकते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर आप इसी फॉर्मूले में आप इनके सिंबल्स पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, m इज इक्वल टू आई ओवर ओ और q ओवर p। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपका इमेज है स्टूडेंट्स, उसको अगर आपने क्लियर देखना है तो इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर और वो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो नियर पॉइंट है और नियर पॉइंट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो यहाँ आपका जो क्यू है उसकी जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, डी। तो यहाँ आपने Q की जगह पर D पुट कर दिया तो ये हो गया D ओवर P और अब आपका ये मैग्नीफाइंग वाला फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल टू D ओवर P। इसको भी अब आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसको हमने मज़ीद मॉडिफाई करना है। ये वाला फॉर्मूला देखें, यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी मैट्रिक्स में, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। पी भी आप लोगों को पता है क्या है, साइज ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। एफ क्या है, एफ आप रिवाइज कर लें इस टर्म को, ये आपकी होती है फोकल लेंथ। ये मैं आपको आगे फिगर्स में दिखाऊंगी कि फोकल लेंथ क्या है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन आपने क्या पुट करनी, क्योंकि हमारा इमेज जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज को आपने माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करना था क्योंकि एक इमेजिनरी इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स क्यू है इसकी जगह आप माइनस क्यू पुट करोगे तो ये जो आपका प्लस 1 ओवर क्यू था ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर क्यू। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने के लिए आपको चाहिए डी। तो जो स्टेप्स आप खुद से करते हैं वो आपने बोथ साइड्स पर करने होते हैं। तो यहाँ भी आप डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उधर भी तो आप क्या लाइन लिखोगे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डी को ऑन बोथ साइड्स। तो ये जब आपने इसको डी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पर तो ये हो जाएगा आपका डी ओवर एफ इज इक्वल टू डी ओवर पी माइनस डी ओवर क्यू। सेम वही कंडीशन कि आपका इमेज शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप वही कंडीशन पुट करोगे, जहाँ आपको क्यू नजर आ रहा है वहाँ आप डी पुट कर दोगे। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है डी ओवर एफ इज इक्वल टू डी ओवर पी माइनस डी ओवर डी। अब ये जो आपका डी ओवर डी है इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डी ओवर पी है, इसको हम एज इट इज यूं ही रहने देते हैं। अगर आपको याद हो तो डी ओवर पी हमने देखा था बराबर होता है मैग्नीफाइंग पावर एम के, तो इसलिए हम इसको एम के इक्वल करने की वजह से इसको हम यहीं पर रहने देंगे और -1 इस साइड पर जाकर हो जाएगा +1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी ओवर पी इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, और डी ओवर पी की जगह पर आप लोग पुट कर देंगे एम। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो गया आपका m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। और ये फॉर्मूला आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की जो है वो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से पूछा जाए कि मैग्नीफाइंग पावर मालूम करें माइक्रोस्कोप की, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में इसी टॉपिक के एंड में एक ये एग्जाम्पल दी हुई है।
ये एग्जाम्पल है आप लोगों की। तो यहाँ पर ये जो आपको फोकल लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में D/F में जब आप ये कंडीशन पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि जो मिलने वाला इमेज है वो आपका 6 टाइम लार्जर है देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट would look 6 टाइम लार्जर when viewed through a lens। जब आप उसे लेंस में से देखोगे तो आपको कितना बड़ा नजर आएगा, 6 गुना ज्यादा। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है और वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा, और वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कम होगी, और वो ऑब्जेक्ट को कम बड़ा करके दिखाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकला कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आपकी इनवर्सली रिलेट कर रही है फोकल लेंथ के साथ। इसको मैं डिटेल में समझाने के लिए हम इन फिगर्स से इसको समझते हैं। ये जस्ट समझाने के लिए हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स ये देखें कि आपके पास मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, या भी कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अब इस लेंस को देखें, ये पतला सा लेंस है और ये पतला है तो ये ज़्यादा लाइट को बेंड नहीं करेगा, और ये कहीं दूर जाकर जो है वो किसी पॉइंट पर मिलेगी, और ये पॉइंट आपका जो है वो प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस से जो लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, देखें ज़्यादा है। अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो ये आपके ऑब्जेक्ट को इतना एनलार्ज करके नहीं दिखाएगा बानिस्बत इसके। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस ये लेंस देखें, ये थिक है, मोटा है उसकी निस्बत, और ये लाइट को क्या करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा, और ये नज़दीक ही किसी पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी। तो इस प्रिंसिपल फोकस से इस लेंस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, और अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि फोकल लेंथ अगर ज़्यादा हो तो मैग्नीफाइंग कम होगी, तो ये इमेज को, यानी आपको इमेज जो है वो कम बड़ी नजर आएगी। और यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, तो इसी वजह से इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी, और ये इमेज को ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा। अब लास्ट स्टेप जो है वो आप यहाँ से देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सबसे थिन लेंस है, ये थोड़ा उससे थिक है, और ये सबसे ज़्यादा थिक है। तो जो सबसे थिन है उसके सामने जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसने इतना एनलार्ज किया, जो थोड़ा ज़्यादा इसके मुकाबले में थिक था, और उसके सामने जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसने उसको इतना एनलार्ज करके दिखाया है। और जो सबसे थिक लेंस है उसके सामने जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसने कितना ज़्यादा उसको मैग्नीफाई और एनलार्ज करके दिखाया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया, ये आप लोगों का सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 का लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें आपने इसकी इतनी ज़्यादा जो डायग्राम्स मैंने यहाँ पर शो करवाई हैं उनको देख के परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ वही बनानी है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये वाली भी फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, इसको आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इस ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर एरो शो कर दें, ठीक है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसकी जगह आप स्मॉल एरो, और जो आपका इमेज एनलार्ज दिखाई गई है उसकी जगह आप बड़ा एरो शो कर दें, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर ये वाली जो है ये भी यहाँ पर आप एरो शो करके बता दें कि अगर आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही है, अपवर्ड है, तो आपका इमेज वर्चुअल होगा, और अगर आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड है तो इसका मतलब है कि आपका जो इमेज होगा वो रियल होगा, या आप एरो से भी शो करके दिखा सकते हैं। बाकी ये वाली जो है इसमें मैंने आपको ये जस्ट समझाने के लिए बताई है, और ये वाली भी आपको समझाने के लिए बनाई है। हाँ, ये टू फाइंड अल्फा के लिए ये वाली आप लोगों ने लाजमी जो है वो फिगर बनानी है, और इसके साथ जो है वो ये वाली भी आप लोगों ने लाजमी बनानी है। नेक्स्ट, बाकी ये भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताई है, और ये जो ये वाली फिगर है ये भी आप लोगों को समझाने के लिए बताई है, ठीक है। तो ये आपका था टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।